नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। हेलो डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हेलो डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होते हैं जो आज वर्तमान स्थिति में बड़ी बीमारियां जन्मजात से लेकर के अंतिम पड़ाव तक हो जाती हैं और उनकी अगर ध्यान न दिया जाए तो बीमारियां किस तरह से सीरियल और क्रिटिकल कंडीशन में चली जाती हैं और गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं। इस तरह के बचाव के लिए हमारे साथ कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर और उनकी पूरी टीम मौजूद होती है और आज भी ऐसा वक्त फिर से आ चला है जब हमारे साथ डॉक्टर सोबत अहिरवार जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम में। थैंक यू। और दर्शकों, जैसा कि हम आपको बता दें कि डॉक्टर सोबत अहिरवार जी का एक जो काम करने का तरीका है वो बड़ा ही रोचक तरीके से है। छतरपुर शहर के लिए और जिले भर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ पर भोपाल और इंदौर की तर्ज के बेस्ट फैकल्टीज वाले डॉक्टर अब उपलब्ध हो चुके हैं। जी हाँ, डॉक्टर सोबत अहिरवार लगभग 1 वर्ष से छतरपुर मल्टी स्पेशलिस्ट नाम के एक हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं जो कि आप छतरपुर में रहकर आसानी से ले सकते हैं और अब महानगरों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह की क्या बीमारियां होती हैं, किस तरह कैसे रिएक्ट होते हैं, पेशेंट्स को कितना अवेयर होना आवश्यक है, इन्हीं चर्चाओं के साथ डॉक्टर से खास चर्चा करेंगे। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका जन्म कहाँ का हुआ है और मेडिकल लाइन में किस तरह आना हुआ? मेरा जन्म जिला टीकमगढ़ में जी हुआ है। मेडिकल लाइन में मेरे कुछ रिलेटिव भी हैं जी, तो उसके बाद से ही मेरा इंटरेस्ट है। तो 12th तक मैंने नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर से पढ़ाई की टीकमगढ़ से। उसके बाद पीएमटी क्रॉस करके मैंने MBBS MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से की है जी। और उसके पश्चात मैंने MS जनरल सर्जरी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से की है। यानी कहा जा सकता है कि एक विद्यार्थी का जो जीवन होता है, जो एक टारगेट होता है इन फ्यूचर टाइम का, तो आपका जो बड़ा सपना था वो डॉक्टर बनने का ही था। हाँ, और उसी पर चले। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूँगा एक जनरल सर्जन के लिए किस तरह की डिग्री आवश्यक होती हैं? जनरल सर्जन के लिए MBBS के पश्चात एक टेस्ट होता है जी। स्पेशलिटी के लिए, तो MS जनरल सर्जरी होती है। उसमें सभी टाइप के जैसे क्रिटिकल केसेस हैं, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, ऑब्स्ट्रक्शन, आंतें उलझना जिसको बोलते हैं, इस टाइप के केसेस को डील करते हैं। इस सब की ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज में पूरी तरह होती है। सर, आज के जो स्टूडेंट हैं जो इस लाइन पर जाना चाहते हैं या इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले तो उन्हें क्या टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो किस तरह आसानी से अपने आप को कंसंट्रेट करके इस लक्ष्य को पार कर सकते हैं? देखिए, मेडिकल लाइन में स्टूडेंट को संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर्जिकल ब्रांचेस में देखें तो इसमें लर्निंग पीरियड है वो काफ़ी लंबा है। MBBS के बाद MS जो कि 3 साल का है, उसके बाद भी कम से कम 3 से 4 साल की लर्निंग रहती है। तभी आप एक इंडिपेंडेंट और मेजर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें संयम रखना काफ़ी ज़रूरी है और किसी सीनियर के अंडर पहले आप MS में, फिर उसके बाद भी काफ़ी समय तक बड़ा एक्सपीरियंस आवश्यक है अगर आप सर्जिकल फील्ड में हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, वैसे तो बहुत सारी डिसीज़ होती हैं लेकिन प्रमुखता से हार्निया की जो बातें आम जन में पहुँचती हैं उसकी शुरुआत किस तरह से और किस उम्र में हो जाती है? हर्निया बहुत नवजात शिशु को भी हो सकता है जिसको कंजेनाइटल हर्निया भी कहते हैं जी। और मोस्टली बड़े लोगों में जो एडल्ट हो चुके, जो काफ़ी हैवी वर्क करते हैं, जैसे वेट लिफ्टर हैं या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या वजन ढो रहे हैं अपने ऊपर, तो उनमें हर्निया की शिकायत काफ़ी कॉमन देखी जाती है। तो उनमें जैसे पता करना है कि कब हर्निया हुआ है। हाँ, उनके लक्षण क्या होते हैं? हर्निया तो वैसे अलग अलग टाइप का होता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है इंग्वाइनल हर्निया जी। तो पेट के नीचे वाले हिस्से में अगर उसको ऐसी सूजन जिसको फूलना बोलते हैं वो हो रहा है दोनों साइड या एक साइड, जो कि सोते समय अपने आप कम हो जाता है जी, तो उस केसेस में उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि उनको हर्निया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा सर, कैसे और जाना जा सकता है या कैसे इसके रोकने के उपाय किए जा सकते हैं ताकि ऑपरेशन वाली कंडीशन न बनने पड़ सके? वैसे तो अगर हर्निया आपको हो गया है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट कुछ है नहीं है जी। उसके लिए एक सर्जरी मात्र एक उपाय है, लेकिन इसको रोकने के लिए ये है कि जैसे जो जिम ट्रेनर हैं या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं वो प्रॉपर बेल्ट लगा के रखें हैवी वेट उठाने से पहले, और जो हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं
तो उसमें कुछ एब्डोमिनल बाइंडर हैं, इनको बांध के रखें तो इनसे प्रिवेंट किया जा सकता है काफ़ी हद तक। सर आजकल देखा जा रहा है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वर्कआउट करती है, किसी भी तरह की उन्हें डिसीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पेट अचानक से फूलना शुरू हो जाता है। उसकी मुख्यतः से क्या वजह होती है? पेट फूलने की मुख्यतः वजह आजकल का मेनली खाना से रिलेटेड है जी। जो फास्ट फूड हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, इस टाइप के जंक फूड के सेवन से जी मोस्टली पेट में जो उनको पचाने वाला तत्व रहता है जी वो कम हो जाता है। इसलिए लगातार उसके सेवन करने से पेट में फूलने जैसी समस्या, पेट फूलना, अपच होना, मोशन सही से नहीं कर पाना, ये समस्या उसके कारण पैदा होती है। पथरी की भी सर समस्याएं आम जन तक अब जाने लगी हैं। ज़्यादातर देखा जाता है अक्सर कि छोटी ही उम्र से पथरी की एक बड़ी समस्या होने लगी है। स्टोन एक MM के रूप में रूप ले लेता है और आखिरी पड़ाव तक इतना पेन होने लगता है कि वह ग्रसित हो जाता है उस बीमारी के चलते। तो उसकी मुख्यतः वजह क्या हो सकती हैं? पथरी मेनली या तो किडनी में हो सकती हैं या गॉल ब्लैडर में हो सकती हैं। तो गॉल ब्लैडर की जो पथरी का मुख्य कारण है जी वो तो जो फैटी पर्सन हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, फीमेल मोस्टली इससे ज़्यादा ग्रसित होती हैं। तो गॉल ब्लैडर पथरी अगर आपको है तो अगर मल्टीपल स्टोन है गॉल ब्लैडर में तो एक उसको ऑपरेशन से आजकल मिनिमल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चलने लगी हैं जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता है। उससे इजीली एक दिन में सर्जरी नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो उनको उससे निकालना सही रहता है। लेकिन जो रीनल स्टोन है उसमें अगर छोटे स्टोन हैं लेस देन 5 to 6 mm अगर आदमी को बन रहे हैं तो वो ज़्यादा पानी पिए तो उससे भी निकल जाते हैं। तो पथरी बनने की जो किडनी स्टोन की समस्या है वो है मेनली कि हम समय से पानी नहीं पी रहे हैं सही, या फिर पानी का जो TDS होता है वो बहुत ज़्यादा है, इसके कारण जो रीनल में स्टोन है वो बनने लगते हैं, या फिर यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है उसका हम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, इन कंडीशन में रीनल स्टोन बनने लगते हैं। कम से कम सर पथरी जो होती है उसका कितना वेट हो जाता है कि फिर आवश्यक हो जाता है कि सर्जरी ही एक उपाय रह जाता है? रीनल स्टोन के केसेस में अगर पथरी की मेनली है कि किस पोजीशन पर है जी, अगर वो कहीं ऐसी पोजीशन पे है जिससे कि यूरिन का फ्लो रोक रही है जी, जिसके कारण किडनी में बैक प्रेशर से किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में चेंजेस आ रहे हैं कि यूरिन सही फ्लो नहीं हो पा रहा है, या फिर यूरेटर में है स्टोन, अगर ऐसी जगह पे है तो अगर छोटा स्टोन भी है 7-8 mm तो भी उसको निकालना पड़ता है। अदरवाइज अगर रीनल पेल्विस में है कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उसको हम सर्जरी से निकलवाएं। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में सर ये देखा जाता है कि जो स्टोन से ग्रसित पेशेंट्स होते हैं उनका कहना होता है कि धीरे धीरे दर्द आता है और जाता है और इसी कारण से सर्जरी से बचने का वो प्रयास करते हैं। तो क्या यह एक प्रयास उनके लिए घातक होता है, किडनी के लिए घातक होता है? इसमें एक प्री वर्कअप या एवेल्यूएशन ज़रूरी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो या कहीं से भी हो जी। तो उसमें हम ये पता कर सकते कि ये कहीं डैमेज तो नहीं कर रहा है किडनी को। अगर वो किडनी को डैमेज कर रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस करा रहा है, या जो यूरिन को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, क्रिएटिनिन वो बढ़ रहा है, तो इस केसेस में तो सर्जरी एसेंशियल है, तो उसको निकालना ही एकमात्र उपाय रहेगा। डॉक्टर सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि बढ़ती हुई ज़िंदगी में लोगों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है और सड़कों पर आप भी वाहन की देख रहे हैं कि गति कितनी हाइपर है, और ऐसे में कहीं ना कहीं शिकार आमजन हो जाते हैं और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। किस तरह की क्रिटिकल केसेस आते हैं और कैसा उस समय एक डॉक्टर का रिएक्शन होता है? एक्सीडेंट के तो बहुत ही सीवियर केसेस, इवन यहाँ छतरपुर में भी बहुत से केसेस मैंने अटेंड किए हैं जी, जिसमें हेड इंजरी है, चेस्ट ट्रॉमा है, एब्डोमिनल ट्रॉमा है, बोनी इंजरी है। इस टाइप के केसेस काफ़ी कॉमन हैं जो कि हाई स्पीड के कारण, या फिर लोग इतने जल्दीबाजी में रहते हैं कि 2 मिनट का भी उनको वेट नहीं कर सकते हैं। तो इस केसेस में बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हो सकता है। इन केसेस में मेनली ये रहता है कि इनिशियल जो ट्रीटमेंट है गोल्डन आवर विथिन 4 आवर का रहता है। इतने ही टाइम में हमको पेशेंट को एवेल्यूएट करना रहता है कि कहाँ पर कितनी सीरियस चोटें आई हैं। कहा जा सकता है फ्यू मिनट्स भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे
चेस्ट ट्रॉमा है, मान लीजिए उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, चेस्ट में ब्लड भर गया है, रिब्स टूट गए हैं, तो इस केसेस में उसको ब्लड को इनिशियली आईसीडी जिसको बोलते हैं वो डालना, ऑक्सीजनेट करना, या एब्डोमिनल ट्रॉमा है, मान लीजिए लीवर या स्प्लीन फट गई है, आंतें फट गई हैं, तो ये बहुत ही इसमें वेट नहीं किया जा सकता है, इनको जल्दी से जल्दी एक्सरे, सीटी स्कैन प्राइमरी मॉडलिटी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या मेजर चोट है, तो उसको जल्दी से जल्दी अगर ज़्यादा चोट है तो तुरंत सर्जरी करना उसके लिए एक सही रहता है। सिर की चोट को सीटी स्कैन अब काफ़ी अवेलेबल है छतरपुर में भी, तो सीटी स्कैन से पता कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा सिर में चोट है, ज़्यादा ब्लड अगर जमा है तो उसको निकालना है कि नहीं निकालना है। इस टाइप से मेजर केसेस को विथ इन 4 आवर जो गोल्डन पीरियड है उसमें एवेल्यूएट करके ट्रीटमेंट करना उसकी जान को बचा सकता है। डॉक्टर सोबित सर, हमारे जो दर्शक हैं उनका कमेंट आया हुआ है कि हम भी आपसे जानना चाहते हैं छतरपुर शहर में आपकी टीम किस तरह से कार्य कर रही है और कौन सी ऐसी एक्सीडेंटल केसेस हैं जिसके लिए लोगों को झांसी या ग्वालियर या अन्य सिटी के लिए चक्कर काटने के होते थे, आप लोगों की टीम के आने के बाद अब वहाँ का जाना उनका बंद हो गया है। जो दर्शक अब भी नहीं जानते हैं तो उनके लिए जानकारी अब देखिए, पहले जो काफ़ी एब्डोमिनल ट्रॉमा एक बहुत ही सीरियस केसेस है जी, तो पहले ये केसेस झांसी ग्वालियर बहुत मोस्ट कॉमनली जाते थे, क्योंकि यहाँ पर एक तो उसमें जान जाने का खतरा रहता है, तो जो कुछ मतलब छोटी जगह के हिसाब से कोई रिस्क लेना नहीं चाहते जी। और कई बार अटेंडर भी रहते हैं तो वो समझते नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है जी, तो कुछ तो इस वजह से भी रेफर होते हैं। बाकी अब जो केसेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी 3-4 केसेस ऐसे, जैसे स्प्लीन रप्चर हो गया तो उसमें कम से कम 2 से 3 लीटर ब्लड भरा हुआ है। ओके। तो इस टाइप के केसेस की उनको तुरंत सर्जरी करना, ब्लड लगाना, स्प्लीनेक्टॉमी करना, या लीवर इंजरी है या फिर एक्सीडेंट से ब्लैडर रप्चर हो गया है, इंटेस्टाइन रप्चर हैं, तो इस टाइप के केसेस अब यहाँ पे हो रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। काफ़ी पेशेंट हैं जितने भी आए हैं ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन के, वो ठीक होके गए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियों पर हमने चर्चाएं कर ली हैं और अमूमन ज़्यादातर देखा जाता है कि कैंसर एक बड़ी बीमारी के नाम से जानी जाती है। कैंसर में भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, जिनमें से एक जीआई कैंसर भी कहा जाता है। जानना चाहता हूँ जीआई कैंसर क्या होता है? जीआई कैंसर है कि जो खाने की नली है, मुंह से लेकर एनस तक जी, जो भी सिस्टम है, ईसोफेगस है, स्टोमक है, हमारा इंटेस्टाइन है, कोलोन है या फिर गॉल ब्लैडर है, इनसे रिलेटेड कैंसर को जीआई कैंसर की कैटेगरी में रखते हैं। अब इनको इस टाइप के रोग जो पहले डिटेक्ट नहीं हो पाते थे, इनको डिटेक्ट करना बहुत ही सिंपल हो गया है। अब छतरपुर में भी एंडोस्कोपी की सुविधा, कोलोनोस्कोपी की सुविधा है। एंडोस्कोपी की सुविधा होती है जिसमें कैमरा रहता है, ओके, उसको हम मुँह से डाल के पूरे स्टोमक, ईसोफेगस तक देख लेते हैं कि अगर पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत हो रही है या खाना खाने के बाद उल्टी हो रही है या फिर खून की उल्टी आ रही हैं या फिर कुछ भी खाता है उसके बाद लैट्रिन में ब्लड आता है या पेट फूलता है, अगर इस टाइप की कंडीशन उसे हो रही है, वजन कम हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, तो इन केसेस में एंडोस्कोपी की जांच से उसका हम पता कर सकते हैं कि इसको कैंसर है कि नहीं। यानी इंटरनल बॉडी तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कि स्टोमक का कैंसर है एक एग्जाम्पल, तो पेशेंट को खून की कमी होगी, वजन कम होगा, उल्टी होंगी उसको बार बार और खून भी आ सकता है उल्टी में। तो अगर इस टाइप की समस्याएं हैं किसी को तो वो एंडोस्कोपी से उसकी जांच करके देख सकते हैं। इस टाइप के केसेस यहाँ पे कम से कम 10 से 15 केसेस अभी मैंने डिटेक्ट किए हैं जिनको सीए स्टोमक या कैंसर ईसोफेगस है। तो ये आजकल डिटेक्ट करना बहुत ही सिंपल हो गया छोटे शहरों में भी। सर, कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं कैंसर के लिए वो भी ग्रसित हो गए हैं, तो उसमें मैनुअली क्या प्रॉब्लम हो जाती है? क्योंकि जो ड्रिंक भी नहीं कर रहे हैं और स्मोकिंग भी नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कैंसर के पेशेंट बन चुके हैं, तो उनकी क्या वो वजह होती है? देखिए, कैंसर नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है लेकिन उसको चांस कम रहता है, लेकिन जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, उनको चांस ज़्यादा रहता है। तो ये तो कुछ नहीं कह सकते कि जो कुछ नहीं कर रहा है उसको नहीं हो सकता है, बस ये है कि उसको चांस कम है।
तो उसमें मेनली ये है कि आप जो अपनी लाइफ को है जी, डाइट से, एक्सरसाइज से थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं और चांस कम कर सकते हैं कि उसके चांस कम हैं। हेल्दी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स जितना आवश्यक है और केयरिंग खुद की देखना बेहद आवश्यक है। डॉक्टर शोभित, हमारे साथ काफ़ी दर्शक जुड़े हुए हैं, किस तरह से उन्हें इन डिसीज़ों से रहने के लिए और अवेयरनेस के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं, आप हमारे इस हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम से हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो इसके लिए है कि आप डेली थोड़ी बहुत कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज मिनिमम करें जी। खाना में जंक फूड को अवॉइड करें, हरी सब्जी, सलाद, जो सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे कि अमरूद आ रहा है, पपीता हैं, इस टाइप से आप फ्रूट लें तो आप काफ़ी हद तक सब नींद को पूरा लें और प्रयास करें कि मानसिक तनाव से दूर रहें तो आप काफ़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर शोभित, वैसे तो हमने कई तरह की डिसीज़ और उनसे संबंधित समस्याओं के निवारण की जानकारी तो कर ही ली है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, आमतौर देखा जाता है, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं और वो खेल खेल में आलपिन या कॉइन्स अंदर को निगल लेते हैं और ये कंडीशन बड़ी सीरियस क्रिटिकल हो जाती है। ऐसे में आप लोगों की टीम किस तरह से कार्य करती है? अगर बच्चे ने सिक्का या कॉइन धोखे से खा लिया है जी, इसके लिए अभी हमारे पास एंडोस्कोपी की जो मशीन है उसके थ्रू इजीली, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जी, जिससे बच्चे का सिक्का अगर मान लीजिए इसोफेगस में है या स्टोमक तक भी आ गया है, ठीक, यानी थ्रोट से लेकर के पूरा आपका स्टोमक तक अगर पहुंच गया है जी, पिन भी है, तो उसको एंडोस्कोपी के माध्यम से, जिसमें बच्चे को थोड़ा सा सेडेट करना पड़ता है, मतलब हल्का सा बेहोश करते हैं और स्कोप से उसको इजीली निकाला जा सकता है। इस सर प्रोसेस में जो समय लगता है करीबन कितना लग जाता होगा अगर एक कॉइन उस बच्चे के पेट तक पहुंच गया है तो? इसमें कम से कम 15 to 20 मिनट्स हार्डली इतना टाइम लगता है। इसमें एक चीज़ और है, जैसे अगर बच्चे ने पिन खा लिया है तो बहुत ही सेफ्टी से इसको निकालना पड़ता है। कई बार ये भी देखा है कि अगर गले में सिक्का अटका है जी, तो अगर हम कुछ पॉलिश डाल के भी निकालें, एक कैथेटर होता है, तो उसमें क्या है, ट्रॉमा का डर रहता है गले में, जिससे बच्चे का अगर सिक्का उछल के हो सकता है सांस की नली में फंस जाए। तो एक टाइप से रॉन्ग टेक्निक है, तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे मोस्टली तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन अगर हुआ तो बच्चे की जान जाने का खतरा रहता है। तो ये एंडोस्कोपी से इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो सर, आमतौर पर ये होने वाले केसेस के लिए अब क्या छतरपुर जिले में सुविधा उपलब्ध हो चुकी है या अभी भी झांसी या ग्वालियर के लिए पेशेंट्स को लेकर जाना पड़ेगा? नहीं, अब ये सुविधा छतरपुर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जी, सागर रोड, खिलग्राम के पास उपलब्ध है जी। 24 आवर हॉस्पिटल ओपन है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना है कि किसी भी तरह की बीमारी के अलावा अगर आपातकालीन इस तरह की समस्या आपके परिवार में, आपके आसपास के लोगों में बनती है तो कतई देर न करें, तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर सर की पूरी टीम अथक प्रयास में है कि छतरपुर जिले की जो जनता है उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। धन्यवाद डॉक्टर शोभित अहिरवार जी, जो हमारे इस हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम में आकर आपने अपने विचारों को साझा किया, साथ ही हमें कई तरह की बीमारियों से भी रूबरू कराया। और दर्शक, आप सुन रहे थे डॉक्टर शोभित अहिरवार जी को, जिनके द्वारा इंदौर, भोपाल के बाद अब छतरपुर जिले में और शहर में सेवाएं दी जा रही हैं। अगर किसी भी तरह की आपको किसी भी बीमारी से संबंधित समस्याएं हैं जो अभी डॉक्टर सर ने हमारे इस कार्यक्रम से कही है, तो देर न करें, तुरंत संपर्क करें। बने रहें फिलहाल हेलो डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में शुभम सोनी के साथ। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक शुभम सोनी के साथ डॉक्टर शोभित अहिरवार जी को दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।